हेलो एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग आपका फुल टेस्ट 7 जो था हुआ है अभी अभी उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, देखो तो पहला प्रॉब्लम एज यूजुअल यूनिट डायमेंशन या एरर मेजरमेंट के होते हैं। यहाँ पे यूनिट डायमेंशन का है और इसमें कुछ दिया गया है एनर्जी। एनर्जी के बारे में बात हो रही है। ये मास पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। इनकी पावर है एक्स वाई एंड जेड। इस क्वांटिटी की वैल्यू निकालने की ये क्या होगा। ठीक है, तो एक तो तरीका ये कि मैं डायमेंशन सबका लिखूं, एम एल और टी की पावर को कंपेयर करूं फिर सॉल्व करूं। बट आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर चुके हैं तो शायद फॉर्मूला आपको याद होगा। देखो, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ मास की पावर तो 1 है, ओमेगा या फ्रीक्वेंसी की पावर 2 है और ए की पावर कितनी है 2 है। तो यहाँ x इज इक्वल टू डायरेक्ट पता होगा 1 होगा एंड y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू क्या होगा 2। मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2x प्लस वाई प्लस जेड। अब 2x कितना होगा 2 एंड y भी 2 है और z भी 2 है। ये टोटल वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 6। तो इसको हम यूनिट डायमेंशन से नहीं सॉल्व करेंगे, ये एक बेसिक कॉमन सा फॉर्मूला था, डायरेक्ट हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले पार्ट की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। ओके, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, अलग अलग जोन दे रखे हैं, इसमें मोशन हो रहा है और हमें बताना क्या है, मैक्सिमम पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑब्जर्व इन दिस सिनेरियो। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। यहाँ तो घट रहा है, ये कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है, ये नहीं चाहिए। ये भी नहीं चाहिए, इसमें डिक्रीज हो रही है। एक तो इंक्रीजिंग पोर्शन है ये सी डी और एक है एफ जी। इन्हीं में से दो कोई ऑप्शन होगा, एफ जी या फिर सी डी। अब इनमें वैल्यू निकालो। सी डी को ध्यान से देखो, वेलोसिटी 0 to 30 हो रही है इन 10 सेकेंड। इसका मतलब है कि इसकी एक्सेलरेशन 3 होगी। चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, ये 3 होगा। और यहाँ का जो चेंज है वो 40 in 20, इसका मतलब ये कितना होगा 40/20, ये आ जाएगा 2। तो ये 3 ज्यादा है एज कम्पेयर टू 2, इसका मतलब सी डी का एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो सबसे मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन किस में आएगा, सी डी में आएगा। तो जो भी है आप बस स्लोप चेक कर लो, जिसका स्लोप ज्यादा है वही आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन देगा। इसमें क्या हुआ है कि एक सेटअप दिया हुआ है, ये पुली है, इस स्ट्रिंग लगी हुई है, इसका टेंशन है T3, इसमें टेंशन है T2 और यहाँ का टेंशन है T1। और आपसे पूछा गया है कि T1, T2 और T3 में क्या रिलेशन होंगे। तो सिंपल सी कहानी हम ये बोल सकते हैं कि देखो, ये पूरा स्ट्रिंग एक ही है और मासलेस स्ट्रिंग में कोई और फोर्स अगर ना लग रहा हो तो उस फोर्स में उसमें एक हर जगह टेंशन सेम होता है। एक रूल भी आपको सिखाया था, ऐसे केसेस में मासलेस स्ट्रिंग हो, कोई फोर्स नहीं है, तो वन स्ट्रिंग वन टेंशन, मतलब अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी क्या होगा सेम होगा। और यहाँ पे देखो सेम ही स्ट्रिंग है पूरी पूरी, इसका मतलब टेंशन T1, T2 और T3 ये तीनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नंबर 4 की ओर आते हैं। देखो, एक ब्लॉक है, इसका मास है 5 kg और ये एक इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर की ओर जा रहा है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है और इसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/2 यानी कि 0.5 गिवन है जो भी है। और डिस्टेंस कितना ये कवर करेगा जब ये रुक जाए, यानी कि नीचे से ऊपर जाते समय ये स्टॉप करेगा। देखो पहले ये समझते हैं कि ये हो क्या रहा है। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन है और एक पार्टिकल है, कुछ काइनेटिक एनर्जी से कुछ ऊपर तक जाएगा और उसके बाद ये यहाँ पे रुक जाएगा। तो ये सब कुछ करिए कि ये एस डिस्टेंस या एक्स डिस्टेंस जाता है, यही डिस्टेंस हमें क्या करनी है, मेजर करनी है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, तुम ऐसे समझो, एनर्जी तो लॉस होगी, किस में जाएगी, तो ऐसे लिखेंगे जो काइनेटिक एनर्जी है ये चला जाएगा दो पार्ट में। एक तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड प्लस वो अगेंस्ट द फ्रिक्शन प्लस वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। ओके, इन दो पार्ट में चला जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी इज 100। ओके, ये 100 है। फ्रिक्शन का वर्क डन किसके इक्वल होगा, फ्रिक्शन आएगा म्यू एम जी कॉस थीटा इनटू क्या होगा इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स या एस जो भी है, मैं एस लिख लेता हूँ। और ग्रेविटी का एक फोर्स लगेगा नीचे की ओर एम जी साइन थीटा, तो उसकी भी वैल्यू लिख लेते हैं एम जी साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। और यही एस निकालना है आपको। यहाँ से थीटा कितना है, थीटा की वैल्यू गिवन है 45, तो ये cos 45 और sin 45 दोनों सेम होंगे, यहाँ से कॉमन ले लो और ये बन जाएगा mg अपॉन अंडर रूट टू 1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एस, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और ये 100 है। मास की वैल्यू है 5 इंटू जी, ये 50 हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, 2 से ये आएगा 2 रूट 2। तो ऐसे लिखो 1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एस इज इक्वल टू कितना होगा 2 रूट। ओके, एंड म्यू इज 0.5, तो 1 प्लस 0.5 ये कितना होगा 1.5 प्लस इज इक्वल टू 2 रूट 2, ये 3/2 होता है। ओके,
3 इंटू एस बाई टू इक्वल टू 2√2। ओके, अब यहाँ से एस की वैल्यू निकाल लो, ये आएगा 4√2/3 मीटर। यहाँ से ऐसे सॉल्व कर लेना था। मैं यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं ले रहा हूँ, मैं फ्रिक्शन का वर्क डन नहीं लिख रहा हूँ, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, जो भी एनर्जी थी दो जगह लॉस होगी, ग्रेविटी का के अगेंस्ट वर्क करने में, और ग्रेविटी का फोर्स mgh नहीं है क्योंकि मैं h नहीं ले रहा हूँ, ये इंक्लाइन डिस्टेंस लिख रहा हूँ, तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन का लिखूंगा, इसलिए मैंने mg sin थीटा यूज किया। समझ पाए? ओके, चलो अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर होगा 5। इसमें पूछा क्या गया है, इक्विलिब्रियम पोजीशन बताइए। देखिए ग्राफ कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ गिवन है। ठीक है, और अब फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला है माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, और इसे जीरो करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम के लिए। तो डी यू, इसका मतलब यू नहीं जीरो है, डी यू बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए, यानी कि स्लोप जीरो होना चाहिए। ओके, स्लोप जहां जीरो होगा वहां पर इक्विलिब्रियम होगा, तो स्लोप तो यही जीरो है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे, यहाँ स्लोप जीरो, ये x1 पॉइंट है, इट मींस x इक्वल टू x1 इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। और कोई पूछे कि स्टेबल है या अनस्टेबल है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो अनस्टेबल होगा, अगर ये मिनिमम ये वाला पॉइंट होता तो स्टेबल होता था, और ये होता है तो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं की गई है, केवल इक्विलिब्रियम के बारे में बात की गई है। और ये लोग इक्विलिब्रियम नहीं है, यहाँ फोर्स जीरो नहीं है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जीरो होना फोर्स का जीरो होना नहीं होता है। ओके, चलो अगला प्रॉब्लम जो होता है प्रॉब्लम नंबर 6, इसमें क्या पूछा गया है कि एक रेन ड्रॉप है जिसका मास गिवन है 1 ग्राम, इट इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 1 किलोमीटर एंड इट हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, टेक जी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स, ये बताना है। तो सबसे पहले ग्रेविटी का फोर्स निकालना आसान है, मैं इसे डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, ये होगा mgh, mg फोर्स लगा, h हाइट गिरा, ओवरऑल वर्क डन कितना होगा, mgh हो जाएगा। पहले ये कर लेते हैं, mgh जो हम करेंगे ये 1 ग्राम है, तो इसको 1/1000 kg हो जाएगा, g है 10 और हाइट है 1 किलोमीटर, इसको हम 1000 मीटर लिख सकते हैं। क्या ये कैंसिल होगा और आंसर 10 जूल के बराबर आ जाएगा, ये तो समझ पाए। ग्रेविटी का वर्क डन 10 जूल है। अब ये वर्क डन एनर्जी में जानी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी में जानी चाहिए, बट बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो इससे तो कम आएगा। क्लियर है? तो हमसे दो वर्क डन पूछा था, ग्रेविटी का वर्क डन 10, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये -10 है, ये तो गलत हो गया, फोर्थ नहीं होगा। उसके बाद पूछा है वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। अब एयर रेजिस्टेंस का जो फोर्स वर्क डन होगा वो तो नेगेटिव होगा ना, वो तो रोकने वाला फोर्स है, तो रोकने वाला फोर्स है तो नेगेटिव में, अब देखो ये ऑप्शन तो खत्म हो चुके हैं, नेगेटिव में ये है और ये है, 8.25 8.75, मतलब इन दोनों में से कुछ सही हो सकता है, सेकंड तो नहीं सही होगा। तो अब पता नहीं फर्स्ट पार्ट है या थर्ड पार्ट है, अब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ये देखो, पहले तो आप काइनेटिक एनर्जी निकालो ग्राउंड पर। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका मास कितना है, हाफ, मास इज 1 ग्राम, 1/1000 इंटू स्पीड का स्क्वायर, स्पीड कितनी है 50 स्क्वायर। ठीक। अब ये तुम ऐसे लिखो 50 इंटू 50/2 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये जूल में आएगा। ये पहले कैंसिल हो रहा है 5 से, और एक जीरो ये भी कैंसिल हो रहा है, ये 2, 5/4, ये 1.25 जूल आएगा। पहले इतना समझे आप। ठीक, अब ये बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, वर्क डन बाय नेट फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और नेट फोर्स में कौन कौन है, ग्रेविटी और प्लस क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल, और फाइनल किसके इक्वल है, इट इज 1.25, इनिशियल तो जीरो है, इसका मतलब कि ओवरऑल वर्क डन 1.25 जूल ही है। ठीक है, 1.25 जूल है। अब ग्रेविटी का वर्क डन कितना होता है, ग्रेविटी का वर्क डन तो 10 है, ऑन प्लस वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस। वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, 1.25 माइनस ऑफ 10, और इसे सॉल्व करोगे ये आंसर आएगा माइनस ऑफ 8.75 जूल। ओके, ये आंसर है माइनस ऑफ 8.75 जूल, ये थर्ड ऑप्शन है। क्लियर हुआ? ओके, तो ग्रेविटी का वर्क डन था mgh, वो आसान था, बट इसमें दो नेगेटिव वैल्यूज थी, तो इसलिए एलिमिनेशन मेथड काम नहीं आया, इस क्वेश्चन को सॉल्व ही करना पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं था और करने का। ठीक है, चलिए अगला पार्ट। देखो एक सेल है जिसका मास m है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड सडनली ब्रेक इनटू टू पीसेस, कोई नहीं, वन ऑफ दिस पीस हैविंग मास m by 6 रिमेन्स स्टेशनरी। देखो ये m था और v स्पीड से चल रहा था, और m by 6 वाला जो पार्टिकल है ये आफ्टर ब्रेकिंग ये रेस्ट पे हो जाता है, बचा हुआ मास कितना होगा 5m by 6। अब ये किसी और स्पीड से चलेगा,
इसकी स्पीड कितनी होगी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट, ये फाइंड आउट करना है। देखो आप मोमेंटम कंजर्व कर दो, चाहे किसी भी तरीके का एक्सप्लोजन हो या कोलिजन हो, मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। तो इनिशियल मोमेंटम mv था, m बाई सिक्स का कोई मोमेंटम आएगा नहीं, तो ये हो गया 5m बाई सिक्स इंटू क्या हो गया v डैश, m m कैंसिल हो गया, v डैश इक्वल टू 6v बाई 5, ये आपकी स्पीड हो जाएगी। और ये कौन सा है, ये फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलिए अगले पार्ट की ओर देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8, ठीक है, ये रिपीटेड प्रॉब्लम है, अगर आप पीछे भी किए हो तो ये पुराने ही पेपर का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से क्या है कि दो नाइफ हैं, ठीक, और इनका एक वुडन प्लैंक है, इसका मास है 4 केजी। हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, याद रखिएगा इसको। लेंथ है 6 मीटर, ओके, और दो नाइफ एजेस से सपोर्टेड है, और इसमें ये दे रखा है इफ रिएक्शन एट नाइफ 1 इज 3 टाइम्स एट द नाइफ 2, 1 का 3 टाइम्स है, तो इसको मान लो कि ये रिएक्शन n है, नॉर्मल है, ये इसके ऊपर 3 टाइम्स है, ये 3n है। समझ पाए? ओके। अगर नॉर्मल 3 गुना है तो इसके अंदर की जो डिस्टेंसेस हैं, पहली बात तो ये mg बीच में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर इसका वेट ये यूनिफॉर्म होता, सेंटर ऑफ मास अगर इसका मिड पॉइंट होता, तो ये दोनों नॉर्मल बराबर होते, है ना? ये ऐसा तो यहाँ है नहीं, इधर नॉर्मल ज्यादा है, इसका मतलब कहीं इधर ही क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास होगा। समझ गए? सुनो, जिस रेशियो में ये फोर्सेस होते हैं उसी रेशियो में डिस्टेंस होते हैं। तो अगर ये x होगा, ये 3x वाला x पे जाएगा, तो ये n वाला जो है वो 3 टाइम्स ऑफ x पे जाएगा। ये हमेशा याद रखिए। ओके, x प्लस 3x टोटल कितना हो गया, 4x। ये किसके इक्वल आएगा, 6। x कितना आ जाएगा, 1.5 मीटर। बस इतना याद रखना है कि जो आपसे सेंटर ऑफ मास है वो 1.5 मीटर फ्रॉम नाइफ 1 एंड 3 इंटू 1.5 यानी 4.5 फ्रॉम नाइफ 2 होगा। तो अब एक एक करके ऑप्शन पढ़ो। 1.5 मीटर फ्रॉम नाइफ 1, नो, 4.5, सॉरी, नहीं, ये 1.5 होना चाहिए था। 2.5 तो कहीं से भी नहीं है। 1.5 फ्रॉम नाइफ 2, नो, नाइफ 2 से तो 4.5 है ना, ये है 4.5 फ्रॉम नाइफ 2। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9, इसमें क्या बोला गया है कि एक कोई पुली है, डिस्क लाइक पुली है, मतलब हम इसको डिस्क कंसीडर कर सकते हैं। इस पे हमने एक फोर्स लगाया है एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इसके अंदर कोई एक्सीलरेशन आता है। तो बताना है कि फोर्स कितना है, तो पहले तो रिलेशन निकालो। ये देखो, इस फोर्स का इसके ऊपर टॉर्क लगेगा इसके सेंटर के अबाउट, और टॉर्क कितना होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू आर, और यही किसके इक्वल होगा, आई टाइम्स ऑफ अल्फा। एफ इंटू आर इक्वल टू आई, आई किसके इक्वल है, आई हो जाएगा, डिस्क है तो डिस्क का किसके इक्वल होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू क्या होगा, अल्फा। ये r से एक पावर कैंसिल होगी और f की वैल्यू होगी एम आर अल्फा बाई टू, इतना होगा एम आर अल्फा बाई टू। और इस m की वैल्यू पहले बताइए। m है मास 1 kg, रेडियस इज 1 मीटर, अल्फा इज 1 डिवाइड बाई टू, यानी फोर्स आ गया 1/2 न्यूटन। ओके, और यहाँ पे एक ऑप्शन है और ये करेक्ट है। क्लियर हुआ? ओके, चलो अगला पार्ट, प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 में आपसे पूछा क्या गया है, एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है विद द टाइम पीरियड ऑफ 16 सेकेंड एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे होता है, और किसी 4 सेकेंड टाइम पे उसकी वेलोसिटी दे रखी है, एम्पलीट्यूड पूछा हुआ है। तो ऐसे केसेस के लिए हमको उसका इक्वेशन पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले इसका टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड इज 16 सेकेंड। आप ओमेगा निकालो, ओमेगा किसके इक्वल है, 2 पाई बाई टाइम पीरियड, और ये आ जाएगा 2 पाई बाई 8। इट मींस 2 पाई बाई 16, ठीक है, 2 पाई बाई 16, ये आ जाएगा पाई बाई 8। पहले तो ये ओमेगा आया। अब उसकी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा टी एंड प्लस क्या होता है कुछ फाइव। अब इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल टू a साइन ओमेगा एस पाई बाई 8 इंटू टी प्लस फाइव। अब मुझे फाइव नहीं पता है, फाइव पता चल जाएगा t इक्वल टू जीरो पे, वो अपने कहाँ पर है, मेन पोजीशन पे। तो ऐसे लिखो, एट t इक्वल टू जीरो x इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ये जीरो लिखोगे यहाँ पे, तो ये कितना होगा, a साइन फाइव, नो नो नो, एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पर है ना, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे एक्स जीरो है, तो टी इक्वल टू जब 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 एन प्लस क्या होगा 5। अब ये तभी जीरो होता है जब ये साइन के अंदर जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो आती है। तो यहाँ से ऐसे देखो, ये 5 की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ पाई बाई 4। ओके, अब इसे पुट कर दो ले जाके इस इक्वेशन में, और जनरल इक्वेशन आपकी आ गई। जनरल इक्वेशन आ गया एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा, ओमेगा इज पाई t/8 एंड प्लस फाइव, फाइव की जगह क्या होगा, माइनस पाई बाई 4। पहले तो ये आ गया। हमें वेलोसिटी के बारे में बात करनी किसी टाइम पे,
ऑब्वियस सी बात है, इसे डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना होगा, a इंटू ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, पाई बाई 8 इंटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, कॉस पाई टी बाई 8 माइनस पाई बाई 4। और मुझे कितने टाइम पे बताना था, एट टी इक्वल टू 4 सेकंड पर वेलोसिटी 4 है, तो यहाँ पे पहले वेलोसिटी की जगह 4 रख दो और टाइम की जगह भी 4 रख दो। ओके, a इंटू पाई बाई 8 इंटू कॉस ऑफ, जब ये 4 करेंगे तो ये पाई बाई 2 आएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, ये बन जाएगा कॉस पाई बाई 4। और कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू समझते हैं कितना होगा, a इंटू पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 हो जाएगा। अब इस a की वैल्यू निकालनी है, 8 रूट 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, एम्पलीट्यूड हो जाएगा 8 इंटू 4 32 रूट टू पॉन आई, और ये जो भी यूनिट होगी उसी में आ जाएगा, एसआई यूनिट ही ले लीजिए आप, मीटर में पूछा हुआ है। हाँ, तो 32 रूट टू बाई पाई, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ। ओके, ये प्रॉब्लम इतना लेंदी क्यों हुआ, क्योंकि हमें टाइम का रिलेशन पूछा हुआ था, और टाइम के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, बेसिक जो इक्वेशन होती है उन्हीं को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला पार्ट। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें बोला गया है कि एक कोई सोनोमीटर वायर है जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है एन, ओके, एंड रेडियस को डबल कर दिया गया, रेडियस को डबल कर दिया गया और टेंशन को हाफ कर दिया गया, तो उस मटेरियल का, तो और मटेरियल सेम है, तो नई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो पहले तुम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी होती है, 1/2L√T/μ होता है, म्यू को रो इंटू ए यानी पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं, समझ गए। ओके, तो ये देखो n जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी बाई क्या है, आर स्क्वायर है, बस इतने पे ध्यान दीजिए, बाकी चीजों को नहीं देखना। अब जो नया होगा n डैश, वो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट, मैं केवल इसी को चेंज कर रहा हूँ, टेंशन को हाफ कर दो, तो ये 1/2 कर दिया यानी t/2 कर दिया, और रेडियस को डबल कर दिया गया, रेडियस को डबल करोगे तो ये 2r का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ t/8r स्क्वायर, और t/8 को मतलब ये कुल मिला के ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी अपॉन अंडर रूट 8 आ जाएगा। ओके, मैं सारे कांस्टेंट को छोड़ दिया हूँ, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बाई रूट 8, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बाई रूट 8 को क्या बोलते हैं, 2√2 बोलते हैं। बस इतना ही करना था आपको। ओके, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो, फॉर्मूला पता होना चाहिए था आपको, और क्या चीजें डबल हो रही हैं, क्या कैसी हो रही हैं, बस ये ध्यान देना है। अब आगे देखो, 4 ग्राम ऑफ वाटर है एट 80 डिग्री सेल्सियस, और उसमें 20 ग्राम कॉपर 20 डिग्री सेल्सियस पे ऐड करते हैं, तो कॉमन मिक्सर का टेम्परेचर 60 हो जाता है। हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर गिवन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर पूछा हुआ है। देखो क्या करेंगे, वाटर का एम एस डेल्टा टी, ये वाटर ने हीट लूज किया है और कॉपर ने हीट क्या किया है, गेन किया है, ये दोनों बराबर होंगे फॉर वाटर एंड फॉर कॉपर। ठीक है, ये दोनों सेम होंगे। अब सोचो, वाटर का मास कितना है 4, स्पेसिफिक हीट है 1, ये 80 से 60 हुआ है यानी चेंज इन टेम्परेचर 20 है, इक्वल टू मास ऑफ कॉपर इज 20, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर हमको फाइंड आउट करना है, एंड चेंज इन टेम्परेचर, कॉपर 20 पर था 60 पे हुआ है, तो चेंज कितने का होगा, 40 का होगा। अब एस निकालना है, ये 20 और 20 कैंसिल हो गया, एस इज इक्वल टू 4/40, क्या ये 0.1 आएगा, ओके 0.1, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, यूनिट सेम है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, इतने से आपका काम हो जाएगा। हमने लगाया क्या, हमने लगाया प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ओके, कि कितनी एनर्जी कहाँ से आ रही है और कितनी एनर्जी कहाँ पे जा रही है। अब आते हैं दूसरे प्रॉब्लम में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 3 मोल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम 20 टू 40 इज 1080 जूल, आपको कांस्टेंट वॉल्यूम की मोलर स्पेसिफिक हीट बतानी है। ये बताओ, इंटरनल एनर्जी या हीट एनर्जी किसके इक्वल होती है, हीट एनर्जी होती है एनसीवी डेल्टा टी। ऐसा क्यों लगा रहा हूँ, ये क्यों लगा रहा हूँ, कांस्टेंट वॉल्यूम में तो वर्क डन होगा नहीं, तो जो भी इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा वो हीट के बराबर होगा, तो यहाँ से जब तुम सीवी निकालोगे तो ये 1/n, ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी हो जाएगा, बस इतना ही होगा। अब ये हीट कितना आपने दिया है, 1080, नंबर ऑफ मोल कितने थे 3, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, चेंज इन टेम्परेचर 20 से 40 में, इसका मतलब ये 20 है। अब इसको डिवाइड कर दो और यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो नंबर 14 देखो, सर्कुलर कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 100 दे रखे हैं, और इफेक्टिव डायमीटर आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि इसका जो रेडियस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है 100। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर करंट है 0.5 एम्पियर की, ठीक है, और इसको turn कर दिया जाता है फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री, और एंगल वही है जो हम फॉर्मूले में पढ़े हैं, ऐसा यहाँ पे गिवन है। तो अगर ऐसा करते हैं तो 0 टू 180 में डबल चेंज होता है,
तब प्लस बी ए से माइनस बी ए जाओगे, तो इसका मतलब है कि जो ओवरऑल वर्क डन होगा वो 2 टाइम्स ऑफ एम बी होगा, है ना। ओके, एम माइनस एम बी से प्लस एम बी के बीच में चेंज 2 MB होगा, और ये एम एन आई ए होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ एन आई ए बी ये आएगा। अब इसे सॉल्व करोगे, 2 n, n है नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है 100। ओके, करंट की वैल्यू है 0.5, एरिया कितना है, एरिया है पाई आर स्क्वायर, पाई तो रहने दो, आर है 0.1 का स्क्वायर इनटू बी, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2 दे रखी है। अब इसे तुम सॉल्व करो, ये देखो ये कितना होगा, ये 0.5 और 2 ये कैंसिल होगा, ये 2 पाई आएगा। 2 पाई का मतलब है यहाँ पे 2 पाई के आसपास, हाँ 2 पाई जूल हो जाएगा। मैंने बाकी पावर की कैलकुलेशन नहीं की है, मुझे पता था कि नंबर अलग अलग है तो ये काम हमारे हो जाएंगे। ठीक है, ओके, चलो अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 15। देखो, दो कंटेनर्स हैं ए एंड बी, कंटेन्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस at the same pressure. Okay, same pressure and same temperature. Gas A is compressed to half of its original volume isothermally. Okay, एक isothermal process से volume half हो गया, while the gas in container B is compressed to half of its original volume adiabatically. ये दोनों का प्रोसेस अलग अलग है। Now the ratio of final pressure of gas in container B to A, B to A की बात करनी है, तो देखो ऐसा समझो, कोई कंटेनर है, उसमें कोई गैस भरी हुई है। ओके, इसका प्रेशर P है, अगर आइसोथर्मली इसको हम हाफ कर दें वॉल्यूम, तो इसका प्रेशर डबल हो जाएगा, तो ये प्रेशर हो जाएगा 2 पी नॉट, पहले पी नॉट था वो 2 पी नॉट हो जाएगा। लेकिन अगर यही काम हम एडियाबेटिकली करते हैं, तो पहले इसका प्रेशर था पी नॉट, और बाद में प्रेशर कितना होगा, कुछ ऐसा होता है, P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल टू P2, ये फाइंड आउट करना है। V2 इज V नॉट बाई 2 टू द पावर क्या होगा, गामा, यही लगाओगे आप। अब ये V नॉट कैंसिल होगा, एंड P2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर क्या होगा, गामा, ये हो जाएगा P नॉट। ओके, और मुझे B टू A का रेशियो निकालना है, मतलब मुझे निकालना है P2 अपॉन P1, और P2 किसके इक्वल है, 2 टू द पावर गामा पी नॉट, कौन नीचे एक और क्या होगा 2 पी नॉट, इसको सॉल्व करोगे पी नॉट, ये आएगा 2 टू द पावर गामा माइनस 1। ओके, तो 2 टू द पावर गामा माइनस 1 होना चाहिए था। ओके, यहाँ पे होना चाहिए था गामा माइनस 1, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, 2 की पावर में ही होना चाहिए था, तो यहाँ पे गामा माइनस 1 है, ये 1/2 हो जाएगा, तो ये तो सही नहीं है, ये 2 ही वाला होना चाहिए था। ठीक है ना, ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट में देखो, 16 में सिंपल सी बात ये पूछी है कि चेंज इन लेंथ बताओ, और ये एक सर्च एक्सपेरिमेंट है, मतलब यंग्स डबल स्लिट का है, और चेंज इन लेंथ किसके इक्वल होता है, एफ एल अपॉन वाई इंटू ए, बस इतना ही है। अब फोर्स कितना लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है 400 न्यूटन, लेंथ कितना दे रखा है 2 अपॉन यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10 to the power 11 इंटू एरिया, एरिया कितना होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, डायमीटर है 4 mm, तो रेडियस हो जाएगा 2 mm, 2 का स्क्वायर 4 और mm का स्क्वायर 10 की पावर क्या होगा -6, ये जो भी आएगा ये मीटर में आएगा। ओके, अब इसे सॉल्व करना है कि नंबर क्या होंगे। पहले तो ये बताओ, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल नंबर में बचेगा 1/पाई। 1/पाई जो है 0.3 के आसपास होता है, तो अब यहाँ पे 0.3 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो अब इसे आप पावर सॉल्व करके देख लेना कि mm में आ रहा है कि सेंटीमीटर में आ रहा है। ओके, कौन सा करेक्ट है, फॉर्मूला बेसिक ही है, एनसीईआरटी लेवल की चीजें हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई एम्पलीट्यूड दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और परमिटिविटी दे रखी है आपको, और हमें बताना क्या है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात बताओ, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये जो ई होता है ये आरएमएस होता है, बट यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, मतलब पीक वैल्यू गिवन है, पीक वैल्यू के फॉर्म में ये होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट बाई √2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये 1/4 हो जाएगा, 2 नहीं रहेगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लो, ये होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज 8.8 इंटू 10 to the power -12 इंटू पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 इंटू 4, एक 4 तो कैंसिल होगा, 18 इंटू 4 किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 35.2 इंटू 10 to the power -12, 35.2 इंटू 10 to the power -12। वैसे भी 35.2 सब में था, बस मुझे पावर कैलकुलेट करनी थी कि क्या होगा। ओके, चलो अगला प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 18। वायर इज फ्लोइंग, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू हॉरिजॉन्टल सिलेंडर पाइप ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ओके, एंड at one of the pipe speed of water is 10 meter per second, one end of the pipe,
and pressure is this much. Pressure given है. Other end of pipe has 20 fine holes. Okay, each of radius 2 centimeter. The pressure of water at each hole. मतलब दूसरे साइड प्रेशर बताना है. तुम ऐसे समझो. पहले तो हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे और ये ऐसे लगाएंगे A1 V1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा A2 V2. रेट ऑफ फ्लो बराबर होगा. तो पहली एरिया कितनी होगी? पहली एरिया होगी पाई इंटू आर स्क्वायर 8 स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, सॉरी स्पीड ऑफ फ्लो, ये है 10 इक्वल टू, यहाँ पे एक होल नहीं है 20 होल्स हैं तो 20 से मल्टीप्लाई करोगे इनटू एरिया, एरिया होगा पाई इंटू आर स्क्वायर. आर कितना है? उसका रेडियस है 2. 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डायरेक्ट 4 लिख देते हैं. ओके, और इनटू क्या होगा? वी टू, दूसरे साइड की जो स्पीड है. अब ये पाई और पाई तो कैंसिल होगा. ये कितना हो जाएगा? ये 2, ये 8 हो जाएगा और 8 से 8 कैंसिल होगा. वी टू इज इक्वल टू आ गया 8 मीटर पर सेकेंड. जिस यूनिट में ये था इस यूनिट में ये भी आ जाएगा. तो अब सोचो, जो दूसरा साइड था जिसमें बहुत सारे होल हैं, वहां पे स्पीड जो है थोड़ी कम आई है. पहले 10 था, अब वहां 8 हो गया. जब स्पीड कम होती है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है. प्रेशर पहले 2 इंटू 10 की पावर 4 था, अब इससे थोड़ा ज्यादा आएगा. तो ये तो होगा नहीं. ठीक है, ये तो बराबर है, ये भी नहीं होगा. या तो ये होगा या तो ये होगा. अब मुझे सॉल्व करना है कि कितना होगा. देखो, तो इसको निकालने के लिए बर्नौली थ्योरम लगा लो. P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. मैं रो जी एच इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, पाइप हॉरिजॉन्टल है. तो ये बताओ, मुझे P2 निकालना है. ये किसके इक्वल होगा? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस क्या होगा? V2 स्क्वायर. पहले का प्रेशर कितना है? ये है 2 इंटू 10 टू दावर 4 प्लस हाफ रो. रो कितना है? रो वाटर है तो आप 1000 ले लीजिए इंटू V1 स्क्वायर. पहले स्पीड कितनी थी? पहले थी 10 स्क्वायर और माइनस क्या होगा? 8 स्क्वायर. अब आप इसे सॉल्व कर लो, ये इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही आएगा. चलो, अब अगले पार्ट की ओर देखते हैं. प्रॉब्लम नंबर 19. बोला क्या गया है? सरफेस टेंशन ऑफ डिटर्जेंट सोल्यूशन गिवन है आपको और प्रेसाइज सिस्टम में गिवन है. ठीक है, और वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल ऑफ 4 सेंटीमीटर रेडियस. देखो, बबल का मतलब दो सरफेस है ना, इनर और आउटर दोनों होते हैं. तो वर्क डन किसके इक्वल होता है? टी इंटू सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा? दो सरफेस एरिया बनेंगे तो 8 पाई आर स्क्वायर. बस इतना ही करना है. 4.8 इंटू 10 टू दावर -2 इंटू 8 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर. आर है 4 सेंटीमीटर. 4 इंटू 10 टू दावर -2 का क्या करोगे? होल स्क्वायर. अब ये कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा. ठीक है, कन्वर्जन भी नहीं करना है, सब जूल में दिया है. ये भी आंसर किस में आ जाएगा? जूल में आ जाएगा. ठीक है, चलो, प्रॉब्लम नंबर 20. प्रॉब्लम नंबर 20 में बोला गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज. तो कम होता है. देखिए, सरफेस टेंशन की एक डेफिनेशन पड़ी थी कि जो सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं उनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंटीरियर मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे इंटीरियर मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे तो थोड़ा सा क्या होगा? कम होगा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा. ठीक है, इस पार्ट में देखते हैं. हमारे पास दो चार्ज है Q एंड 4Q. ओके, और हमें कुछ और थर्ड चार्ज ला के रखना है सो दैट कि इससे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो. अब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखने के लिए आपको पता है कितना चार्ज हम लोग रखते हैं. ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, रूट Q1, सॉरी Q1 Q2 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 का होल स्क्वायर माइनस साइन के साथ. तो ये Q1 कितना है? Q, और यहाँ क्या होगा? 4Q अपॉन रूट Q प्लस रूट ओवर 4Q, और इसका क्या होगा? होल स्क्वायर. सॉल्व करोगे माइनस ऑफ 4Q बाई ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9. ये आपका चार्ज होना चाहिए पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए. -4Q/9 ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट, फर्स्ट वाला. ठीक है, चलो अगले पार्ट की ओर देखते हैं. देखो, प्रॉब्लम नंबर 22 है. 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन है, इसको फायर्ड किया गया टुवर्ड अ लार्ज मेटल कंडक्टिंग मेटल हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है. ओके, ठीक है, मेटल प्लेट है तो कंडक्टिंग ही होगा. अब हुआ क्या ना, वो नेगेटिवली चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से रिपेल होगा, बट आपने उसको एनर्जी दी है, थोड़ी थोड़ी एनर्जी से वो जाएगा और कुछ दूर के बाद रुक जाएगा. तो ये एक मान के चलो सिग्मा चार्ज है यहाँ पे, और ये नेगेटिव चार्ज है, और हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और यहाँ पे रुक जाएगा. तो ये आपसे क्या पूछा है? डिस्टेंस कितना है, सो दैट इट जस्ट फेल टू स्ट्राइक. डिस्टेंस फ्रॉम विच. ओके, डिस्टेंस फ्रॉम विच का मतलब है कि हमें ये बताना है कि मैं कितने दूर से फेंकूं कि मैं यहाँ तक जाके जस्ट रुक जाइए. तो ये डिस्टेंस बताना एक्स कितना होगा. तुम ऐसे सोचो कि इसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी है सब इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन में चली जानी चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, तो अब बताओ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और वर्क डन क्या होगा? फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट एक्स यही फाइंड आउट करना है। और फोर्स किसके इक्वल होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है? चार्ज को हमने ई लिखना है, ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मेटल है इसलिए मैं रख रहा हूँ, नॉन कंडक्टिंग होता तो सिग्मा बाई 2 रखते हैं, इनटू एक्स। ये काइनेटिक एनर्जी है। अब यहाँ से एक्स लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी बाई ई इनटू सिग्मा, बस यही करना है। अब इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप रख सकते हो 8.8 इंटू 10⁻12। और ये कितना है? काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। 100 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 इंटू 10⁻19, ये जूल में आ जाएगा। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 1.6 इंटू 10⁻19। कौन? सिग्मा की वैल्यू कितनी है? ये है 2 इंटू 10⁻6, और ये आएगा मीटर में। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। आपका ऑप्शन एमएम में दिया हुआ है तो आप एमएम में निकाल लो। क्लियर है? ओके, सीधा वर्क डन निकालना था और कुछ खास इसमें करने की जरूरत नहीं थी। 23 में ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू गिवन चार्ज नॉन कंडक्टिव सीट्स। तो सीटें नॉन कंडक्टिंग है, और नॉन कंडक्टिंग है तो किसी सिग्मा का फॉर्मूला क्या लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बस इतना ही है। अब सोचो, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इस सिग्मा की वजह से दूर होगा, कि इस -2 सिग्मा की वजह से पास होगा, और इस 4 सिग्मा की वजह से राइट डायरेक्शन में होगा। टुवर्ड होगा तो राइट डायरेक्शन में। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा और -4 सिग्मा ये ऐड होगा, और 2 सिग्मा माइनस होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 3 होगी, E1 प्लस E2 एंड माइनस क्या होगा? सॉरी, E1 माइनस E2 होना चाहिए, हाँ, E1 माइनस E2 एंड प्लस क्या होगा? E3। ओके, अब E1 की वैल्यू बिकॉज ऑफ सिग्मा देखो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 2 सिग्मा की वजह से माइनस ऑफ 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E3 4 की वजह से ऐड होगा, प्लस 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बस। ओके, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5 माइनस 2, ये हो जाएगा 3। 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये है 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये है ऑप्शन नंबर 3। समझ पाए? चलो, नेक्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट का प्रॉब्लम है, सॉर्पर द कर्वेचर ऑफ स्पॉट ऑन अ चार्ज बॉडी लेसर विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये तो स्टेटमेंट गलत है भाई, कैसे पता आपको? देखो, जो आपका रेडियस, जो चार्ज डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो अगर शार्प होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका सिग्मा ज्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे लेस बोला है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होता है इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर। नहीं नहीं नहीं, कंडक्टर है, चार्ज हो या अनचार्ज हो, कुछ भी हो, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। यहाँ नॉन जीरो बोला गया है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो कोरिस्पॉन्डिंग आंसर अब आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 25, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखते हैं, पहला पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर लॉन्गिट्यूडनल, नहीं ये तो गलत है, ट्रांसवर्स नेचर का वेव होता है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन नॉट ट्रैवल इन दी वैक्यूम, नहीं भाई, ये वैक्यूम में ट्रैवल कर लेता, तभी तो सन से हमारे पास लाइट आती है। ओके, तो इसके मीडियम की जरूरत नहीं है, मीडियम होगा तो भी चलेगा, स्पीड चेंज हो जाएगी, बट मीडियम नहीं होगा तो भी चलेगा। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस बाय चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नहीं, ये एक्सेलरेटिंग या ऑसिलेटिंग चार्ज से बनता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं बनता है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरीज बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम, हाँ ये सही है, वेव दोनों ही चीजें कैरी करती हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, वो एनर्जी और मोमेंटम दोनों चीजों को क्या करते हैं? कैरी करते हैं। ठीक है, चलो, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, दो कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरड है, 2 इंटू 10⁻�6, एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज है 5000। जब उन दोनों को सीरीज में बताते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा और ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा? देखो, सीरीज में क्या होता है ना, C और C का C/2 हो जाता है, ये सबको पता है, तो इसका हाफ हो जाएगा, तो ये 10⁻⁻6 हो जाएगा। 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, ये तो हो जाएगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज, एक है जो 5000 वोल्ट तक ब्रेकडाउन नहीं करेगा, और दूसरा भी बगल में है जो 5000 तक नहीं करेगा, तो दोनों मिलकर के ओवरऑल 10,000 तक ब्रेकडाउन नहीं करेंगे, तो नेट आपका ब्रेकडाउन पोटेंशियल हो जाएगा 10,000, तो ये तो नहीं होगा, ये होगा। तो ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट कर लेंगे आप? सेकंड कर पाएंगे। ठीक है, चलो, नेक्स्ट प्रॉब्लम है 27। आपसे पूछा गया है वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, और इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस भी दे रखा है 40, तो ये 40 है, ये 40 है, पहले तो ये पैरेलल में है, 40 40 कितना होगा? 40 40 होगा 20, और ये भी 20 है, तो टोटल आपने 20 वोल्ट लगाया है, और 20 ओम इधर है, 20 ओम इधर है, तो आधा पोटेंशियल इसको मिल जाएगा 10 वोल्ट, इसको पोटेंशियल कितना मिल जाएगा? 10 वोल्ट। क्लियर है? और 10 वोल्ट यही पोटेंशियल वोल्टमीटर का भी है, यही 40 ओम का भी है, पैरेलल में पोटेंशियल क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इसका क्या मतलब है?
कि वोल्टमीटर की रीडिंग भी कितनी होगी, 10 वोल्ट ही होगी। ठीक है, इससे ज्यादा आप इसमें कुछ नहीं करना था आपको। ठीक है, चलो अगले पार्ट 28 की तरफ बढ़ते हैं। देखो, ये तो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है। एक 5 है, एक R है, किसी L1 पर न्यूट्रल पॉइंट आता है। अब बात करते हैं, व्हेन रजिस्टर R इज शंटेड विद एन इक्वल रजिस्टर, देन न्यू बैलेंसिंग लेंथ इज एट 0.6 L1। तो रेजिस्टेंस R की क्या वैल्यू है? देखो, पहले तो ये समझो, ये 5 बाई L, L1 को मैं L ले लेता हूँ, 5 बाई L इज इक्वल टू R बाई क्या होगा, 100 माइनस L। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा आपको। ओके, ऐसे लिख दो, 5 बाई R इक्वल टू L बाई 100 माइनस एल, ये पहली इक्वेशन है। अब जब तुम इस R को एक और R से संट कर लेते हो, संट का मतलब पैरेलल रेजिस्टर लगाना, तो ये सब मिल करके R नहीं R बाई 2 हो जाएंगे। R और R का पैरेलल क्या होता है, R बाई 2 हो जाता है। अब क्या होगा, 5 अपॉन ये 1.6 L हो जाएगा, इक्वल टू R की जगह R बाई 2 इंटू 100 माइनस 1.6 टाइम्स ऑफ L हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? अब मुझे R की वैल्यू निकालनी है, तो या तो L निकालो या तो R निकालो। L तो एलिमिनेट करना मुश्किल है, मैं R को ही एलिमिनेट कर लेता हूँ। इसको ऐसे लिख लेते हैं, 5 बाई R इक्वल टू 1.6 L बाई 2 टाइम्स ऑफ 100 माइनस 1.6 L। ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट सेकंड को दोनों को इक्वेट करो, 5 बाई आर 5 बाई आर तो सेम होंगे। इट मींस L बाई 100 माइनस L इक्वल टू 1.6 L बाई 2 टाइम्स ऑफ 100 माइनस 1.6 L। ओके, ये L से L कैंसिल हो गया और इसको इधर लेके जाओ। ओके, ये होगा 200 माइनस 3.2 L इक्वल टू, ये होगा 160 माइनस ऑफ 1.6 L। ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो और इधर जाके ये माइनस होगा, तो ये 40 हो गया, 200 माइनस 160, और इसे सॉल्व करोगे तो ये 1.6 L आएगा। यहाँ से L निकालो, आ गया 25 सेंटीमीटर। पहले तो L की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या पूछा था, रेजिस्टेंस R पूछा है, L नहीं पूछा है, R पूछा है। इक्वेशन नंबर 1 से बना लो। ओके, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, ओके, 5 बाई आर इक्वल टू L इज 25 और 100 माइनस L हो जाएगा 75, ये 1 बाई 3 हो जाएगा। R इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये बन जाएगा कितना ओम, ये 15 ओम हो जाएगा। क्लियर हुआ? ओके, ये 15 ओम बनेगा इसका। डन। चलो, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 29। ओके, और इस सर्किट में आपको आउटपुट बताना है कि क्या होगा। देखो, पहले ये गेट है कोई। ओके, ये इसमें इनपुट है ए और यहाँ पे क्या है, बी है। ये और है, बट इसके ऊपर ये जीरो लगा हुआ है, इस तरीके का सिंबल, यानी कि ये नॉर बन जाएगा, ए प्लस बी का बार। और यहाँ से ये बी तो आ ही रहा है, इन ये एंड गेट है यानी प्रोडक्ट होगा, तो जो आउटपुट होगा सी, वो होगा ए प्लस बी होल बार इनटू होगा बी। ओके, अब ये बताओ, इसको डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा दो, ए बार इंटू बी बार इंटू बी, कुछ इस तरीके से होगा। और बी और बी बार एक थ्योरम है, ध्यान से देखो, बी और बी बार का जो प्रोडक्ट होता है, अगर बी 1 है तो बी बार 0 होगा, अगर बी 0 है तो बी बार क्या होगा, 1 होगा। तो इसमें कोई तो 0 है, तो ये ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। इसका आउटपुट हमेशा 0 आएगा। 0 का मतलब होता है सिग्नल में लोअर वैल्यू। तो ये सिग्नल दिया गया है, इसमें हायर वैल्यू दे रखी है, ये तो नहीं होगा। इसमें लो है देन हाई है, नहीं, ये गलत है, ये तो हमेशा ही 0 आएगा। हमेशा ही 0 केवल ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। समझ पाए? ओके, ये ए और बी दिया हुआ था, सिग्नल दिए हुए थे, तो हमें इसके कोरेस्पॉन्डिंग नहीं बताना है। आंसर इज ऑलवेज 0, तो फिर हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अगला प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 30। देखो, ये बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को याद होगा। मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर रखी हुई है, बट तो उस पे अगर क्लोज लूप है तो नेट फोर्स 0 होगा, बट इसके अलग अलग एलिमेंट पे फोर्स तो लगेंगे ना। तो ऐसे समझो कि एक करंट जा रहा है, इसमें अगर तुम फोर्स देखोगे तो डीएल क्रॉस बी करोगे, थंब किधर आएगा, बाहर, इसमें बाहर की ओर फोर्स लगेगा। ऐसे हर एक एलिमेंट पे एक आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दिस रेडियल आउटवर्ड फोर्स, ये इसकी टेंडेंसी होगी फैलने की, एक्सपेंड होने की। तो ये आप क्या करेगा, एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसकी टेंडेंसी क्या है, तो ये एक्सपेंशन की टेंडेंसी है। क्लियर है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे है। और अगर मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होता और करंट इसी डायरेक्शन में जाता, तो डीएल क्रॉस बी करते, तो ये बी राइट हैंड रूल लगाओगे। ओके, डीएल क्रॉस बी, तो ये बाहर की ओर, तो थंब अंदर की ओर आएगा, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। इट डिपेंड्स, कि हमेशा आंसर मत याद कर लेना। ओके, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों के डायरेक्शन, तो यहाँ पे करंट है एंटी क्लॉकवाइज और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस दे रखा है। समझ गए? चलो, नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा हुआ है आपसे। देखो, एक तो करंट ऐसे जा रहा है, एक करंट ऐसे, दोनों इन्फिनिट वायर है।
इस करंट की वजह से हॉरिजॉन्टल वायर की वजह से इस तरीके से जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी और इसकी वजह से किधर होगी? बाहर। आप राइट हैंड रूल लगाइए और ऐसा करने से दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम तो है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको, ठीक है? चलो, अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो, रेडियस ऑफ कॉइल इज़ डिक्रीज़ स्टेडली एट द रेट ऑफ 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकंड। अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है आपको एंड परपेंडिकुलर रखा हुआ है ताकि फ्लक्स उसमें एसोसिएटेड हो और रेडियस बताना है जब इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ हो। तो ऐसे समझो, एक कोई आर रेडियस का कोई सर्कुलर कॉइल किसी ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, तो इसका फ्लक्स किसके इक्वल होगा? बी इंटू पाई आर स्क्वायर और बी कांस्टेंट है। ओके, अब फाई कैसे चेंज होगा? बिकॉज की रेडियस चेंज होगा। पहले तो तुम इसको ईएमएफ निकालो डी फाई बाई डी टी में, माइनस प्लस नहीं ले रहा हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा बी इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r इंटू डी आर बाई डी टी। यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। ओके, और हमको रेडियस निकालना है, तो यही ईएमएफ था। अब ईएमएफ की वैल्यू पुट करो। ईएमएफ की जो वैल्यू तुम पुट करते हो, ईएमएफ आ गया कितना? बी इंटू टू पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। ओके, और मुझे निकालना क्या है? रेडियस। रेडियस इक्वल टू किसके इक्वल होगा? रेडियस इक्वल टू ईएमएफ बाई टू पाई बी इंटू डी आर बाई डी टी। बस यही सॉल्व करना है। अब ईएमएफ की वैल्यू बताओ कितनी है? ईएमएफ है 1 माइक्रो वोल्ट। ओके, मैं पावर में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ अभी। एंड 2 पाई मैग्नेटिक फील्ड कितना है? मैग्नेटिक फील्ड इज 10 टू द पावर -3। ओके, एंड डी आर बाई डी टी इज 10 टू द पावर -2। ये 1 है, 1 है, 1 है। ये 1 अपॉन 2 पाई आ रहा है। 1 अपॉन 2 पाई तो नहीं है, 2 बाई पाई है, 3 बाई पाई है, 1 अपॉन पाई। तो ये 1 अपॉन 2 पाई अगर मान लो ऊपर 10 होता तो ये 5 बाई पाई तो आता ना। क्लियर है? ओके, इसका मतलब यही होगा। क्योंकि मैं पावर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि 10 अपॉन 2 पाई रहा होगा, 5 बाई पाई आया होगा। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलो अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नहीं भाई, फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है और डॉट प्रोडक्ट से हमें कैसी क्वांटिटी आती है? स्केलर क्वांटिटी, एक नंबर आता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो इस तरीके का। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो गलत है। अब पूछा गया वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। हाँ, डॉट प्रोडक्ट एक नंबर देगा, स्केलर क्वांटिटी देगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ओके, चलो अगला प्रॉब्लम जो है, रेजिस्टेंस दे रखा है, इंडक्टेंस दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है, सर्किट का क्वालिटी फैक्टर पूछा है। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। 1 बाई आर अंडर रूट ऑफ एल बाई सी। 1 अपॉन आर कितना है? 6, अंडर रूट ऑफ एल इज 36 अपॉन सी। सी कितना है? 100 माइक्रो फैरेड। माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। यहाँ से 6 बाहर जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। और ये बताओ 1 अपॉन अंडर रूट 10 टू द पावर -4, यानी कि 1 अपॉन 10 टू द पावर -2 और ये आ जाएगा 100। ठीक है, तो 100 है इसका क्वालिटी फैक्टर और ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? पहला ही करेक्ट है। ठीक है, चलो अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में 35 में पूछा क्या गया है कि आपको इनकरेक्टली मैच बताना है, कौन सही है कौन गलत है। ओके, देखो, इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स दी वोल्टेज बाई पाई बाई 2। ये तो सही है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है और इंडक्टर में वोल्टेज। रेजिस्टिव सर्किट में दोनों सेम फेज में होते हैं, ये भी सही है। एलसीआर सर्किट है, एक्सएल एक्सी बराबर है, तो ये क्या है? ये रेजोनेंस है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा और इसका पावर फैक्टर 1 होगा, ये भी सही है। इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज लैग नहीं, वोल्टेज तो लीड करता है ना इंडक्टिव सर्किट में, तो ये गलत है। इसका मतलब स्टेटमेंट डी ही इनकरेक्ट है और वही आपसे पूछा गया था। आपका आंसर हो जाएगा डी। ओके, 36। एक कोई टैंक है विच इज फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर। The apparent depth of needle lying at the bottom of tank measured by the traveling microscope is 9. Okay. If water is replaced by liquid of refractive index 1.5 up to the same height, then what is the distance would appear? देखो बताते हैं। एक्चुअल उसकी जो हाइट थी, ऐसे एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, एच अपेरेंट इक्वल टू एच बाई म्यू। एक्चुअल डेप्थ है 12 और एक नई लिक्विड आ गई, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। क्या ये 8 सेंटीमीटर होना चाहिए? ओके, जब कोई नया लिक्विड हम फिल करते हैं तब, और पहले वो कितने पे दिख रहा था? 9 सेंटीमीटर पे। तो अब बताओ उसमें डिफरेंस कितने का होगा? डिफरेंस होगा 1 सेंटीमीटर का और इतना ही दूर आपको माइक्रोस्कोप फोकस करना पड़ेगा। पहले वो 9 सेंटीमीटर पे दिखा रहा था, अब मुझे वो 8 पे दिखेगा, तो 1 का डिफरेंस आ जाएगा और यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो प्रॉब्लम नंबर 37। देखो, कोई
ऑब्जेक्ट है जिसको 15 सेंटीमीटर रखा गया फ्रॉम लेंस से और ये वर्चुअल इमेज बनाता है 10 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ बताना है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? माइनस ऑफ 15। ओके, और रियल बनाता तो मैं v को प्लस लेता, ये वर्चुअल बनाया तो v क्या है? नेगेटिव है। और उसके बाद फॉर्मूला बताना है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, फोकल लेंथ आ जाएगा। फोकल लेंथ नेगेटिव ही आएगा, अब ये -30 आएगा या -60 आएगा, इसे आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ओके, नेगेटिव क्यों आएगा ये खुद सोचिएगा, आपको टेबल भी याद है। ओके, चलो, डाइफ्रैक्शन पैटर्न है एंड इट इज ऑब्टेन्ड यूजिंग बीम ऑफ रेड लाइट। कोई बात नहीं, ठीक है, रेड लाइट हमने यूज किया। अगर हम उस रेड लाइट की जगह ब्लू लाइट लगाते हैं तो क्या होगा? तो पहले ये सोचो कि रेड और ब्लू में रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है और ब्लू की वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है। और उसके अंदर जो भी मैक्सिमा मिनिमा फ्रिंज जो भी बनते हैं और वो सब कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। तो अगर लैम्डा रेड से ब्लू जाते हो तो लैम्डा कम होगा, तो वो सारा बीम सब कुछ क्या होगा? थोड़ा कम हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ओके, तो नो चेंज होगा, ये तो गलत है। डाइफ्रैक्शन बैंड बिकम्स नैरोअर एंड क्राउडेड टुगेदर, ये तो सही है। ओके, ये सब नैरो हो जाएगा। आगे पढ़ लो। बैंड बिकम ब्रॉडर, नहीं, गलत है। बैंड डिसअपियर, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सभी लोग अपना अपना डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनाएंगे और उसकी विड्थ जो होगी वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ी क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और ऐसा बोला गया कि 12th ऑर्डर का मैक्सिमा मिलता है किसी पॉइंट पर जब हम 6000 एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं। तो अगर हम उसी की जगह 48,000 एंगस्ट्रॉम यूज करें तो किस ऑर्डर की मैक्सिमा मिलेगी? ये तो पूछा गया है। तो ये बताओ, n टाइम्स ऑफ लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, लैम्डा 1 कर लो, इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ लैम्डा 2 कैपिटल D बाई स्मॉल d, ऐसा कर सकते हैं। ये कैंसिल होगा, इट मींस n का मतलब ये किस ऑर्डर का था? ये 12 था। और लैम्डा 1 बताइए कितना है? 6000 इक्वल टू m दैट वी हैव टू कैलकुलेट एंड लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4800। ओके, तो अब ये देखो, ये 4000 हो गया, 400 हो गया। ओके, और 400 को इसको सॉल्व करोगे तो ये m इज इक्वल टू कितना आ गया? 15 आ गया। तो हमें 15th ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा मिलेगा वहां पर, ठीक है। n इंटू लैम्डा सेम रहता है क्योंकि पोजीशन सेम है ना, और d और कैपिटल D स्मॉल d सब कुछ सेम है यहाँ पर। ओके, आइए, अल्फा पार्टिकल है, एक्सेलरेट करते हैं किसी पोटेंशियल से और डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताना है। पोटेंशियल आपका सेम है, अगर उसकी जगह हम प्रोटॉन होगा तो क्या होगा? तो एक बात सोचो, लैम्डा किसके इक्वल होता है? एच अपॉन पी या एच अपॉन एम वी। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखें तो अंडर रूट टू एम के, और इसको हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में लिखेंगे रूट टू एम क्यू वी होता है, ठीक है। अब दोनों ही पार्टिकल चाहे अल्फा हो चाहे प्रोटॉन हो, इन सबका वी सेम है। ओके, टू सेम है, एच सेम है, इट मीन्स कि लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट क्या होगा? एम क्यू होगा। तो अगर मैं प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की बात करूं, लैम्डा प्रोटॉन अपॉन इंटू लैम्डा अल्फा पार्टिकल, तो 1 अपॉन प्रोटॉन का मास होता है m, चार्ज होता है q। ओके, बट अल्फा पार्टिकल का मास कितना है? ये तो 4m है और चार्ज कितना है? 2q। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 1:1 अपॉन अंडर रूट 8, इसको हम 2√2 लिख सकते हैं। ओके, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2√2:1। तो प्रोटॉन का जो है वो 2√2 है अगर अल्फा का 1 है। तो ऐसे समझिए, लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन बाय लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू 2√2/1। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया प्रोटॉन का क्या होगा। तो प्रोटॉन का जो होगा वो होगा 2√2 टाइम्स ऑफ लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल, और लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल ही लैम्डा दिया है, तो आंसर किसके इक्वल है? 2√2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। ओके, 2√2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो ये फॉर्मूला था बेसिक जो आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। ओके, चलो अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 41, एक बोला गया है कि डबली आयनाइज्ड लिथियम एटम है, मतलब कि हम उसमें बोर्स लॉ लगा सकते हैं, और एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ऑर्बिट। देखो, एनर्जी किसके इक्वल होती है? 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही करना है। 13.6 जेड स्क्वायर, ये लिथियम है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ये 3 का स्क्वायर होगा 1/1 माइनस 1/n2 स्क्वायर, n कितना है? 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, मैं अगर सॉल्व करूं तो ये आएगा 13.6 इंटू 9 इंटू 15/16। ये 15/16 ऑलमोस्ट 1 होगा। 13.6 इंटू 9 136 से थोड़ा कम आएगा, 136 से कम, थोड़ा सा ही कम है, 114.75, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके लिए। ओके, चलो अगले पार्ट की ओर देखते हैं।
42 और आपसे पूछा क्या गया कि कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल है और यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ नहीं दिया गया है कि वो बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ ऑन पॉसिबिलिटी या फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन बताएं कि एनर्जी निकल रही है कि नहीं निकल रही, यहाँ पे कोई ऐसा कुछ है नहीं। तो हमें बस ये बताना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। ठीक है, तो हम इतना तो समझते हैं कि न्यूक्लियर कंजर्वेशन न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। ओके, चार्ज कंजर्व होता है। पहले ये देखो, ये 5 और 2 7 है, तो राइट साइड में भी 7 होना चाहिए। यहाँ 7 और 1 8 हो गया, तो पहला गलत हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। 11 1 12 है, 10 और 2 12 है, ये तो सही है। 24 और 1 कितना हो गया, 25, और यहाँ पे 24 ही रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर इसको देखो 93 और यहाँ 94 और ये बीटा पार्टिकल है यानी -1 है, तो ये 93 हो जाएगा, ये तो अभी तक सही चल रहा है। 239 इधर, 239 ये सही है। ओके, और 7 1 8 है, यहाँ पे 8 और -1 7 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 होगा। बस उसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन को आप बराबर कर लीजिए, आपका करेक्टनेस पता चल जाएगा कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, चलिए अब अगले पार्ट में बताते हैं कि यहाँ पे पूछा गया करंट थ्रू दी बैटरी, बैटरी से कितना करंट आ रहा है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो देखो, तो ये फॉरवर्ड बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है, इसे हटा जाओ। ठीक है, ये भी फॉरवर्ड बायस है, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 2 2 कितने हो गए, 1। ठीक, और 1 और 4 5, तो एक तो 5 ओम का रेजिस्टेंस है और उसके बगल में इस D4 की वजह से एक 10 भी है। ओके, ये 10 है और एक बैटरी बनी है 10 की, बस इतना ही है। तो अगर ये 10 वोल्ट है, तो इसमें कितना एम्पीयर जाएगा, 1 एम्पीयर, और इसमें कितना जाएगा, 2 एम्पीयर। पोटेंशियल सेम है ना, V इक्वल टू IR लगा दिया। इसमें 1 गया, इसमें 2 गया, तो बैटरी से टोटल कितना निकला, 3 एम्पीयर। यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ पाए? ओके, चलो अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। 44, देखो N1 नीडल्स हैं, N1 N2 N3, जिसको हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना रखे हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से बना रखे हैं एंड डायामैग्नेटिक से बना रखे हैं। अगर एक मैग्नेट जिसको हम बहुत पास लेके आते हैं, तो उस मैग्नेट से क्या होगा, तो देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो मैग्नेट से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक। ये N1 जो होगा वो तो अट्रैक्ट होगा स्ट्रांगली। ठीक है, N2 भी अट्रैक्ट होगा क्योंकि वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। और डायमेट्रिक सब्सटेंसेस रिपेल होते हैं, तो N3 रिपेल होगा, N2 वीकली अट्रैक्ट होगा और N1 स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले पार्ट की ओर, लास्ट प्रॉब्लम है। इसमें पूछा क्या गया कि एक वर्नियर कैलिपर है और 1 सेंटीमीटर जो है वो 20 मेन स्केल डिवीजन है, 20 डिवीजन के पार्ट है। इसका मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन है वो 1/20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या गया है, 10th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद द 9 मेन स्केल डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल है 10। बताओ लिस्ट काउंट किसके इसके इक्वल होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। 1/20 इंटू 10, ये सेंटीमीटर में आएगा। इसको आप 1/20, ऑप्शन सब एमएम में है, तो पहले इसको एमएम में बना लो। ये एमएम में आ गया और इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये तो 5 तो आ रहा है, ये आएगा 0.05 एमएम। ओके, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, यहाँ पर थर्ड है। ठीक है, ओके, तो ये था पूरा पूरा आपका प्रॉब्लम। ये जो सेवेंथ पेपर था, हाँ सेवेंथ पेपर था और थोड़ा कैलकुलेटिव साइड था। ठीक है ना, ओके, तो आई होप आप लोग सही किए होंगे। मिलते हैं अगली बार। ठीक है, चलिए, थैंक यू।